प्रिय साथियों, हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आगे बढ़ा रहे प्रश्नोत्तरी का क्रम हमारा चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने प्रश्न लिया अगला, निम्न अभिक्रियाओं में अपचायक पहचानिए। सबसे पहली बात तो अपने को ये शब्द से परिचित होना पड़ेगा कि अपचायक है क्या। अपचायक को समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए उपचयन क्या है। उपचयन क्या है? अब उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों में से कोई भी एक बात होती है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, उसको बोलते हैं उपचयन। तो जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है, लेकिन वो होता है अपचायक। बात को अच्छे से समझना। जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है, लेकिन होता है वो अपचायक। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, अपचायक हम किसको बोलेंगे? जिसका उपचयन होगा, जिसका उपचयन होगा वो उपचयित होगा, लेकिन होगा वो अपचायक। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना, विरोधाभास की स्थिति बनती है। तो सीधे शब्दों में आप ये ध्यान रखिए कि जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है हम उससे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और अपचायक के लिए उपचयन की परिभाषा याद चाहिए। अब यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया ऑलरेडी संतुलित है। अमोनिया के 4 अणु, ऑक्सीजन के 5 अणु, नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 अणु और जल के 6 अणु हैं। तो ये अभिक्रिया संतुलित है। इसमें आपको संतुलित नहीं करना है, आपको ये देखना है किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो आप देखेंगे अमोनिया, अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल रहा है, या कहो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसमें ये देखो, हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो परिभाषा यहाँ फिट हो रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना मतलब उपचयन। तो ये हुआ अपचायक। तो यहाँ अपचायक है NH3। यहाँ अपचायक कौन है? NH3। 4 है, वो 4 नहीं लिखना है, वो तो संतुलन के लिए था, मेन है हमारा NH3। इस अभिक्रिया में देखो, इस अभिक्रिया में यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। देखो H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तभी तो HO बचा है। हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है और फ्लोरीन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब इसका हो रहा है उपचयन, तो ये हुआ अपचायक। ये क्लियर कर लेना, जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है, लेकिन वो होता है अपचायक। ठीक है, अगला देखिए और क्लियर करते जाइए। इस अभिक्रिया में से अब देखो कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है? वो CO में जुड़ रहा है, तब जाके वो CO2 हो रहा है। तो CO में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब इसका हो रहा है उपचयन। तो ये हुआ अपचायक। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं, तो इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, मतलब इसका उपचयन हो रहा है। तो ये है अपचायक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बात ध्यान रखना कि जिसका उपचयन होता है उससे अपचायक कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या बोला है? निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पहचानिए। अब उपचायक पहचानना है। अब यहाँ आप दिमाग लगा सकते जो मैंने बताया उसके हिसाब से। उपचायक, उपचायक के लिए आपको मालूम होना चाहिए अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में मतलब हाइड्रोजन या तो जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है या ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसको कहते हैं अपचयन। जिसमें यह होता है उसका अपचयन होता है और वो अपचयित होता है, लेकिन होता है वो उपचायक। ठीक है, तो उपचायक होने के लिए अपचयन होना जरूरी है। जिसका अपचयन होगा वो उपचायक होगा, उल्टा चलता है। तो परिभाषा क्लियर है। अब इन अभिक्रियाओं में देखो, ये जो अभिक्रिया संतुलित है, करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझना है बस। अब इस अभिक्रिया में देखो तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तो इसमें से देखो ऑक्सीजन निकल रहा है तब जाके बन रहा है। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब इसका हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है?
अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका हो रहा है अपचयन, तो ये है उपचायक Pb3O4। ये सिंदूर का सूत्र है। अगली अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब इसका हो रहा है उपचयन, तो ये होगा अपचायक। अब एक अपचायक होगा तो दूसरा उपचायक होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका तो उपचयन हो रहा है, तो ये अपचायक है। तो ये जो दूसरा बचा ये अपचायक है, तो ये उपचायक होगा, तो यहाँ होगा उपचायक O2। तीसरी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखो तो CuSO4 जो है, इस CuSO4 में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना बार बार बता रहा हूँ परिभाषा ताकि आपके दिमाग में रहे, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब इसका हो रहा है अपचयन, तो यह है उपचायक। अगली अभिक्रिया में आप देखो तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तब जाके ये बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये होगा उपचायक। यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तब जाके ये बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब ये होगा उपचायक H2O, ये क्या होगा, उपचायक। अगले इसमें आप देखो खुद सोच के बता सकते हो, कहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, CuO में से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब अपचयन की परिभाषा, और अपचयन इसका हो रहा है तो ये उपचायक होगा CuO। बहुत अच्छे से क्लियर करना, आसानी से मार्क मिल जाएंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आया तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो हमको क्या करना है, ये वाक्य आपको दिया हुआ है और उस वाक्य के आधार पर आपको उनके सूत्र लिख के, नाम के सूत्र लिख के उसको अभिक्रिया के रूप में जमाना है, और साथ में ये बताना है कि जो अभिक्रिया आप बनाओगे उसका प्रकार क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस, अब नाइट्रोजन गैस बोला तो N2G। देखो अवस्था अगर वाक्य से समझ में आ रहा है कि क्या है तो लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन गैस बोला तो N2 गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ मतलब H2 गैस, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन तापक्रम पर। तो हमेशा ताप दाब या उत्प्रेरक की जो स्थिति होती है उसको तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो उत्प्रेरक ऊपर लिख दिया, जगह नहीं समझ में आ रही तो नीचे लिख दिया तापक्रम या तापमान 773 केल्विन। कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर दोनों को लिख दो, तीर के चिन्ह के नीचे दोनों को लिख दो, एक ऊपर लिख दो एक नीचे लिख दो, चलता है। पर अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, कौन बनाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, अमोनिया मतलब NH3, गैस बोला है तो G। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, आप सोच सकते हो कि कैसे संतुलित करें। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है, मुझे नाइट्रोजन 2 दिख रहा है तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, दोनों तरफ नाइट्रोजन 2 हो गए। नाइट्रोजन 2 होने से अब इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ लगा देते 3। इस तरह से दोनों तरफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संतुलित हो गए। यह विधि एक प्रकार से अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है, ठीक है। तो ये संतुलित हमने कर दिया। अब इसका प्रकार बताना है, तो आप सोच सकते हो कि इसमें अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, मतलब ये अभिक्रिया कौन सी होगी, ये अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया, इसको लिख दिया हमने संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला है, अब थोड़ा सा फार्मूलों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH विलयन इक्वस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, अम्ल को एसिड भी कहते हैं, CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल, ये भी रहेगा विलयन, क्रिया करेगा इससे और बनेगा सोडियम एसीटेट। सोडियम बोला तो Na और बचा हुआ जो भाग है CH3COO इसको कहते हैं एसीटेट भाग। तो ये कहीं पर भी आएगा ना CH3COO, ये एसीटेट होगा और ये सोडियम है तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट बना तो ये विलयन ले लिया हमने, प्लस इसमें बनेगा जल यानी कि लिक्विड रहता है।
तो ये अभिक्रिया में अगर आप चेक करोगे तो अभिक्रिया संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ सोडियम एक एक है। उसके बाद में CH3COO इधर भी है, CH3COO इधर भी है। उसके अलावा यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये H2 है। अभिक्रिया संतुलित है। अब इस अभिक्रिया का अगर अपने को प्रकार देखना है तो इस अभिक्रिया में आप देखोगे तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह चला गया है और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ आया है, मतलब सोडियम की जगह आया है। तो सोडियम जब हाइड्रोजन की जगह जाएगा तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन जब सोडियम की जगह जाएगा तो HOH यानी H2O जल बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है इसमें क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसका नाम हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर हम इसका एक और नाम लिखना चाहें तो इसमें जो है ना ये एसिटिक अम्ल है, ये अम्ल है, और NaOH इसमें OH माइनस होता है, एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया का एक और नाम होता है उदासीनीकरण। ऐसी अभिक्रिया का एक और नाम हम दे सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई ज़रूर नहीं है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा बात बताया आपको। आपका मेन तो हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो हमने लिख दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले इसमें ये बोला है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, ये IUPAC नाम है, ये साधारण नाम है। तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल जो है शराब का एक प्रकार है जिसका फार्मूला है एथिल मतलब C2H5 और अल्कोहल ये समूह होता OH। हाइड्रोक्सी है लेकिन इसको अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में इसको अल्कोहल कहते हैं क्योंकि कार्बनिक यौगिक है। तो ये एथिल अल्कोहल। अच्छा, लिक्विड लिखा है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। लिक्विड लिखने का मतलब है इसमें पानी कुछ भी नहीं मिला, ये प्योर है एकदम। प्लस मतलब इसकी क्रिया हम करेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, जो अभी ऊपर आया था CH3COOH। ये भी लिक्विड है, प्योर है। दोनों की क्रिया करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब अम्लीय माध्यम में। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो मतलब माध्यम अम्लीय है, आप चाहो तो H+ लिख सकते हो, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो इस अभिक्रिया में ये होगा कि यहाँ का C2H5 जो है, ये C2H5 इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस C2H5 की जगह पे आ जाएगा। तो C2H5 हाइड्रोजन की जगह जाएगा तो ये बनेगा CH3COO C2H5, ये भी लिक्विड होगा। अब इतना भाग जो होता है इसको बोलते हैं एथिल। आपको मालूम है एथिल अल्कोहल में इसको एथिल कहा था, और इतना भाग एसीटेट, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। और प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये C2H5 की जगह चला गया तो बनेगा HOH, यानी कि बनेगा जल, और ये तो लिक्विड होता ही है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है ये आप सोच सकते हो। इस अभिक्रिया में भी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। C2H5 वाला आयन जो है वो हाइड्रोजन की जगह गया और हाइड्रोजन जो है वो C2H5 की जगह गया, यानी यहाँ पे भी हुई है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह प्रकार जो है ना अभिक्रिया का, हम उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो एक बात और बता दूं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये COO है। COO समूह को बोलते हैं एस्टर समूह, लेकिन तब बोलते हैं जब COO के दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन हो। तो COO के इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, यानी कम से कम एक एक कार्बन तो है। तो जब COO के दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन हो तो उस यौगिक को कहते हैं एस्टर। और जब किसी अभिक्रिया में एस्टर बनता है तो हम उस अभिक्रिया का एक और नाम दे सकते हैं एस्टरीकरण। उस अभिक्रिया का हम नाम दे सकते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, दोनों नाम लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में आया तो कोई एक लिखना है, द्विविस्थापन ही आपका मेन है। अच्छा एक बात और है, यहाँ ये सोचने वाली बात है, यहाँ भी COO है तो क्या एस्टर है क्या, चेक कर लेते हैं। COO के दोनों तरफ कार्बन है क्या, इधर तो है कार्बन, इधर नहीं है। तो जब COO के दोनों तरफ कार्बन हो तभी उसको एस्टर कहा जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एस्टरीकरण। अभिक्रिया संतुलित है, आप चेक कर लेना। अगला है एथीन। एथीन या इसी का नाम है एथिलीन। ये IUPAC नाम है, ये साधारण नाम है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC जब आप 11वीं में जाएंगे तो वहाँ पे IUPAC नाम पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें पता चलेगी आपको। तो एथिलीन जो है ये गैस होती है, इसका उपयोग
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, ध्यान रखना। तो एथिलीन गैस होती है, तो एथिलीन का फार्मूला है C2H4, ये गैस है, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 के साथ, O2 भी गैस है, दहन करना है, जलाना है, दहन करना है या जलाना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि कार्बनिक यौगिक है, और जब भी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है तो दो चीज़ें बनती है, CO2 और H2। हालांकि यहाँ पर तो बोला गया है, यहाँ पे वाक्य में बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और नहीं भी बोलता ना तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जब भी उसका दहन होता है तो ये दो ही चीज़ें बनती है, और साथ में ऊष्मा बनती है। प्रकाश वाक्य में बोला है तो प्रकाश लिख दो, या ऊष्मा से भी काम चल जाता। तो ये जो अभिक्रिया है ये जो कहलाती है, इसमें दहन वाली अभिक्रिया है, तो अब इसको, इस अभिक्रिया का नाम हम दहन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले इसको संतुलन को देख लेते हैं। तो संतुलन करने के लिए कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, कार्बन दोनों तरफ 2 हो गए, हाइड्रोजन देख लो 4 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब बचे हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 और 2 6 है, तो यहाँ लगा देते हैं 3। ये अभिक्रिया हो गई संतुलित, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मालूम है, जल लिक्विड होता है ये भी मालूम है, ऑक्सीजन गैस होती है, एथिलीन गैस से ध्यान रखना। अब इस अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में C2H4 जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये कहो कि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तब जाके ये बन रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका हो रहा है उपचयन, और एक का उपचयन होता है तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, उपापचयन अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में दहन हो रहा है तो हम लिखेंगे दहन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम, इसमें ऊष्मा निकल रही है तो इसका नाम हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। पेपर में इतने सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक नाम आपको लिखना है। तो मेन इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं। उसके बाद में है अगला प्रश्न, इसमें कहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। थर्मिट अभिक्रिया ये अभिक्रिया का नाम है, तो ये पढ़ेंगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो। इसमें मेन कहा है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है ऐसा ऑक्साइड, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 हो ऐसा ऑक्साइड होता है Fe2O3। इसका कारण मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ना ये होती है -2, -2 का गुणा 3 में करते हैं तो होती है -6, और इसको हम बोल देते हैं Fe को x, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो x बराबर 3, और x हमने Fe को माना था तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 3 होती है। बड़ी क्लासों में आएगा ही, हाल फिलहाल तो आप ये ध्यान रखो कि आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसको हेमेटाइट भी कहते हैं। ये एल्यूमिनियम से क्रिया करता है, ये एल्यूमिनियम करके पिघला हुआ आयरन मतलब Fe एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 बनाता है, और साथ भी इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, कहीं लिखा नहीं है, आप नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भौतिक अवस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे उल्लेख किया पिघला हुआ आयरन, तो हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। पिघला हुआ आयरन मतलब ये कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब बाकी की भौतिक अवस्थाएं आपको बताई नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते, और अगर आप जानते हो लिखना चाहते हो तब के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये तो सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, आयरन भी सॉलिड होता है, लेकिन पिघला हुआ बोला है तो लिक्विड लिखा है। अब इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है। पहले संतुलित करने के लिए हम यहाँ Fe2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन 3 है दोनों तरफ, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ये अभिक्रिया होगी संतुलित। अब इस अभिक्रिया को अगर आप चेक करो, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है ना वो आयरन को, लोहे को हटा रहा है और खुद जाके जोड़ रहा है,
मतलब एक धातु दूसरे धातु को हटा रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या इस अभिक्रिया का और कोई नाम हो सकता है। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन के वायुमंडल में जलता है और ठोस मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया हमने देखी थी, नाइट्रोजन के साथ क्रिया है, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम जो है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, ये होती है +2, यानी इस पर 2+ होता है, नाइट्रोजन पे होता है 3-। तो इससे जो बनता है ना, वो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो बनता है Mg3N2, ये बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वही है धनायन और ऋणायन के आधार पर सूत्र बनाना, जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत काम का है। उसके आधार पर ही आप सूत्र काफ़ी बना सकते हो, तो ये उसी के आधार पर मैंने बता दिया। तो ये बनेगा Mg3N2, इसका नाम मैग्नीशियम नाइट्राइड, ड लगाना है, ट नहीं। अब संतुलित करना है तो मैग्नीशियम 3 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, और नाइट्रोजन 2 है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो छोटे छोटे अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं, मतलब इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अब देखिए अगला और है, अगला दिया है पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki के जलीय विलयन में बोला तो एक्वास। भौतिक अवस्था बोला है तो लिखो, नहीं बोला है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। कि जलीय विलयन में क्लोरीन गैस मतलब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl का विलयन मतलब एक्वास एवं ठोस आयोडीन मतलब I2 सॉलिड बनती है। अभिक्रिया संतुलित है क्या, देख लो। संतुलित करने के लिए यहाँ हम देखते हैं क्लोरीन या आयोडीन को पहले देख लो। क्लोरीन यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लगा देते 2। क्लोरीन 2 लगा दिए। क्लोरीन 2 लगाने से पोटेशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 होने से आयोडीन यहाँ 2 हो गए। यहाँ पर भी आयोडीन कितने हैं? यहाँ पर भी आयोडीन है 2। अब इस अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन ने पोटेशियम को हटाया। देखो पहले यहाँ आयोडीन था यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन। मतलब यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया है? पोटेशियम को हटाया है। और पोटेशियम को नहीं, आयोडीन को हटाया है। क्लोरीन ने किसको हटाया? आयोडीन को। ये आयोडीन हट गया, तब जाके क्लोरीन जो है वो आयोडीन की जगह पे चला गया और KCl बना है। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन ने आयोडीन को हटाया है, मतलब एक ने क्या किया? दूसरे को उसके यौगिक में से हटाया है, विस्थापित किया है। तो इस अभिक्रिया का जो प्रकार होगा वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो प्रकार होगा वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे किसने हटाया? क्लोरीन ने। किसको? आयोडीन को। आयोडीन को हटाया है, और आयोडीन को हटाकर क्लोरीन उसकी जगह जाके जुड़ गया है। तो इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल C2H5OH को हवा में जलाने पर मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल मतलब H2 और ऊष्मा निकलती है। तो हमको इस अभिक्रिया को सूत्र तो उसने बता दिए, तो हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ अगर हम इनकी भौतिक अवस्था लिखना चाहें तो वैसे ऑक्सीजन तो गैस होती है, नहीं लिखा तो चलेगा, बोला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और H2O लिक्विड होता है। ये प्योर होता है यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए। एथिल अल्कोहल शराब का एक प्रकार है, एथेनॉल IUPAC नाम है। तो ये लिक्विड लिख दिया। अब देखो ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन है। और जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तब बनता है CO2 और H2, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही। तो इस अभिक्रिया का एक नाम तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो ही गया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। पहले कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने? देखो 5 और ये 6 है, तो यहाँ लगा देते हैं हम 3। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ कितने? 2 दूनी 4, 4 और 3 7। यहाँ 1 लगा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अगर आप सुधारने जाओगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 है
तो यहाँ 6 कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा है तो 3 दूनी 6 कर दिए। तो इस अभिक्रिया का नाम एक तो हमने क्या दे दिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साथ में इस अभिक्रिया का एक और नाम दे सकते, देखो इसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इसमें से हाइड्रोजन निकला है मतलब यहाँ इसका हुआ है उपचयन, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तब जाके तो ये बना है। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका हुआ है अपचयन। तो एक का हो रहा है उपचयन, एक का हो रहा है अपचयन, मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया है ये। और साथ में उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा हमने क्यों कहा, हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तब जाके ये बन रहा है। हाइड्रोजन का निकलना मतलब उपचयन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब जाके ये बना है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना वो कहलाता अपचयन। परिभाषा पे थोड़ा सा फोकस करना और समझना। इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका हो रहा है उपचयन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसका हो रहा है अपचयन। तो उपचयन अपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है तो इस अभिक्रिया का हम नाम दे सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।